हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री आईजी शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशालपुरा में मैं पारसराज सिरवी आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ठीक, जैसा कि हमारा एक साइंस का टॉपिक चल रहा था अम्ल, सार व लवण, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसका बचा हुआ भाग आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पिछले दोनों वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वाले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखिए। तो आज हमारा नेक्स्ट अम्ल, सार, लवण का जो टॉपिक चल रहा है उसका बचा हुआ टॉपिक में एक है सूचक, इंडिकेटर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? ठीक है, तो सूचक, इंडिकेटर इंग्लिश में कहते हैं। सूचक होते हैं जैसे कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। ठीक है, कोई पदार्थ, देखो सब समझना, कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। क्या है? अम्ल है या क्षार है। इनका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सूचक। मतलब सूचक अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई पदार्थ क्षारीय है, इनका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई पदार्थ क्षारीय है, इनका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों या जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सूचक मेन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, एक कृत्रिम सूचक होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक है और एक कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक सूचक अलग होते हैं, कृत्रिम सूचक अलग होते हैं। तो देखो प्राकृतिक सूचक हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे देखो प्राकृतिक, प्रकृति भी यहीं से शुरू होती है, प्रकृति। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक हमेशा प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम सूचक जिनको मानव या लैब में बनाया जाता है, ये मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि आपको सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक है और एक कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो हम इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक मेन तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली तीन प्रकार। ठीक है, एक होता है लाइकेन, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक लाइकेन है, एक हल्दी है और तीसरा है गुड़हल के पुष्प, गुड़हल के पुष्प। ठीक है, ये तीन प्राकृतिक सूचक हो सकते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लाइकेन, हल्दी और गुड़हल के पुष्प। जिनमें से जो लाइकेन होता है, लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन नहीं, लिटमस पेपर होता है। सॉरी लिटमस पेपर, हल्दी और गुड़हल के पुष्प, ये तीन मेन प्राकृतिक सूचक है। और ये लिटमस पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर इंपॉर्टेंट है। तो लिटमस पेपर को हम समझते हैं। ये लिटमस पेपर होता है ना, ये एक पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक पौधे से प्राप्त होता है और उस पौधे का नाम है लाइकेन। क्या पौधे का नाम है? लाइकेन। मतलब लिटमस पेपर एक पौधे से प्राप्त होता है और इस पौधे का नाम है लाइकेन। क्या है?
लाइकेन। अब देखो ये लाइकेन का पादप होता है ना, ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, दोनों साथ रहेंगे तो दोनों को लाभ होगा, अगर दोनों में से एक साथ में नहीं है तो दोनों को भी नुकसान हो सकता है। तो लाइकेन किन किन का सहजीवी संबंध है? कवक और शैवाल, फंजाई एंड एल्गी, इंग्लिश में कहते हैं कवक और शैवाल को। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? मैं अभी तक आपको बता चुका हूं कि लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन के पादप से प्राप्त होते हैं, और लाइकेन का पादप खुद कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। अब देखो लाइकेन है, इस लाइकेन के एक बहुत शानदार विशेषता है। ठीक है, आप नोट करके लिख सकते हैं, लाइकेन एक वायु प्रदूषक सूचक पादप है। वायु प्रदूषक सूचक पादप है। लाइकेन एक वायु प्रदूषक सूचक पादप है। कौन सा पादप है? वायु प्रदूषक सूचक पादप है। तो क्या है यह? तो यह है कि जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इस गैस की मात्रा को बताने के लिए लाइकेन को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि लाइकेन एक वायु प्रदूषक सूचक है जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बताता है। ठीक है, अब देखो ये लिटमस पेपर है ना, ये मैन दो प्रकार के हो सकते हैं। इनका कलर एक नीला कलर का भी हो सकता है और एक लाल कलर का भी हो सकता है। जैसे मैं आपको अम्ल और क्षार में पढ़ाया है, अनिल नाम से अम्ल नीला को कैसा कर देगा? लाल, लेकिन क्षार इसका उल्टा है, क्षार लाल को वापस कैसा कर देगा? नीला। ठीक है, यह है लिटमस पेपर। दूसरा है प्राकृतिक सूचक में हल्दी। हल्दी है जो हम यूज करते हैं खाने में, वो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तीसरा है गुड़हल के पुष्प। गुड़हल का जो पादप होता है ना, उसके जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स, उनको भी किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता के जांच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये अभी प्राकृतिक सूचक कंप्लीट। अब है कृत्रिम सूचक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कृत्रिम सूचक। दूसरा टाइप है इसका कृत्रिम सूचक। ठीक है, कृत्रिम सूचक होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कृत्रिम सूचक मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें हमें मुख्यतः दो कृत्रिम सूचक पढ़ने हैं, एक है फिनोप्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। ये दो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, एक है फिनोप्थलीन, ठीक है। तो फिनोप्थलीन की बात हम पहले कर लेते हैं। फिनोप्थलीन जो सूचक है, ठीक है, तो इस फिनोप्थलीन में क्या विशेषता होती है कि ये जो अम्ल होता है ना, ये इसके साथ क्रिया नहीं करता है। पहली बात तो ये है कि अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। कौन? फिनोप्थलीन। अम्ल के साथ फिनोप्थलीन क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये फिनोप्थलीन क्षार के साथ क्रिया करके इसका कलर हल्का गुलाबी कर देता है। कैसा कर देता है? हल्का गुलाबी। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिनोप्थलीन है, ये सूचक होता है ना, ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है, बल्कि क्षार के साथ क्रिया करके इसका कलर हल्का गुलाबी कर देता है। और अभी नोट करके आपको लिखना है कि 2000 का नोट आपने देखा होगा, गुलाबी कलर का 2000 का जो नोट होता है, इस नोट को रंगने के लिए इस फिनोप्थलीन सूचक का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आया?
फिनोल्फ्थालीन सूचक का उपयोग 2000 रुपए के नोट को रखने में किया जाता है। दूसरा हमने एक पढ़ना है प्राकृतिक सूचक में मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ये लाइट ऑरेंज रंग का होता है, लाइट ऑरेंज। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या आपको? अब इसके दो छोटे से टॉपिक और हैं, वो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। एक बचा है दंत क्षय। दंत क्षय मतलब दांतों का क्षय कैसे होता है, वह भी अम्ल और क्षार पर आधारित है, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे दांतों का जो क्षय होता है ना, वह पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए, किससे कम हो जाए? 5.5 5.5 से अगर हमारे शरीर का जो पीएच मान है ये कम हो जाए, ठीक है, इससे कम हो जाए, तो हमारे जो दांत होते हैं उनका क्षय प्रारंभ हो जाता है। और आपने बायो में पढ़ा होगा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृतनाक, रदनाक, अग्र, चणवक, चणवक। इनकी संख्या होती है 8, 4, 8, 12 और इनका सूत्र होता है दांतों का 21, 23 बट्टा 21, 23। यहाँ वो चीज समझाने की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, याद ध्यान में होना चाहिए। दांतों का क्षय कैसे होता है? शरीर का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत होते हैं इनका क्षय प्रारंभ हो जाता है, मसूड़ों से खून का निकलना प्रारंभ हो जाता है और अलग अलग समस्या पैदा होती है। और उसके अलावा आपको सिंपल बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनाक, रदनाक, अग्र, चणवक, चणवक, और इनकी संख्या होती है 8, 4, 8, 12, ठीक है। और एक चीज आप नोट करके और लिख सकते हैं कि जो हमारे शरीर के जो दांत होते हैं ना, टीथ, ये सबसे कठोर भाग है, ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इसलिए यह सबसे कठोर भाग है हमारे शरीर का। कैल्शियम फॉस्फेट शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे दांत होते हैं ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं और ये सबसे सफेद भाग होता है, वो इनेमल होता है और इसकी वजह से ये सबसे कठोर होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में। आप नोट कर सकते हैं दांतों का क्षय पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ होता है, मसूड़ों से खून और दांतों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं और ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। लास्ट इसका एक टॉपिक बचता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो देखो, इसको समझना है। अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाए, किस किस की? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराए तो हमेशा लवण व जल का निर्माण होता है। इसे ही तो कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब एक अम्ल ले लो, एक क्षार ले लो और इन दोनों की रिएक्शन कराओ। क्या कराओ? रिएक्शन करवाओ तो हमेशा लवण व जल का निर्माण होता है और इसे ही कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाने पर हमेशा लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एक चीज देखो, उदासीन पदार्थ क्या होते हैं या उदासीन क्या है? वे पदार्थ जो न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है, उन्हें तो कहते हैं उदासीन। जैसे कल हमने पीएच स्केल में पिछले वीडियो में देखा था ना, पीएच स्केल 7 अवस्था उदासीन होती है, न तो अम्ल होते हैं न ही क्षार होते हैं। जैसे हमारा शुद्ध जल है, अशुद्ध जल है, वो सब इसके उदाहरण है।
वैसे ही जो पदार्थ न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है वे उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आज हमने अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको धातु और अधातु वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।